एनआईए ने पीएफआई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में एनआईए ने बताया है कि पीएफआई ने किस तरह से राज्यों के पुलिस कर्मियों में अपनी पैठ बना ली थी और इस पैठ के कारण पुलिस के सरकार के जो फैसले होते थे वो उन तक पहुंच जाते थे, खबर लीक होती थी और पीएफआई के विरुद्ध यदि देश की केंद्रीय एजेंसियां कोई एक्शन लेने के लिए पुलिस का सहयोग लेती थी तो पुलिस पीएफआई के लोगों को सूचना कर देती थी कि भाई छापा पड़ने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाइए या फरार हो जाइए। यह खुलासा बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि आपको बताएं, जिस तरह से पीएफआई के ऊपर 17 राज्यों में एक साथ ईडी और एनआईए की रेड हुई थी, उसमें जिस तरह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ था वो वाकई में देश के लिए चिंता करने का विषय है। वहां से जो प्राप्त सीडी बरामद हुई, जो साहित्य बरामद हुआ, उससे पता लगा कि ये जो पीएफआई के लोग हैं इन्होंने किस तरह से देश के लगभग हर राज्य में लोगों को अपना सदस्य बनाया है, उनको बम बनाने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, और इनकी मंशा क्या है, 2047 तक जब देश आजादी का अमृत उत्सव 100वां साल मना रहा होगा, उस समय ये देश के 6 टुकड़े करने का विचार कर रहे थे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। इनका विजन था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना 2047 तक। ये इनके मंसूबे का खुलासा हुआ, लेकिन अब जो एनआईए ने खुलासा किया कि इनके इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी पीएफआई के टच में थे और पीएफआई उसके लिए उनको पेमेंट दे रहा था। यह खुलासा केरल से हुआ है और केरल में सबसे ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी पीएफआई के साथ इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर एनआईए ने केरल के डीजीपी को सौंपी है। अब जो रिपोर्ट सौंपी है, इसके बाद यह कहना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी तक सुन रहे थे कि पीएफआई ने केरल में अपना मुख्यालय बनाया और उसके बाद केरल को भारत से अलग करने की योजना बनाने के बाद जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुए वहां आप देखें कि वहां हिंदू कम्युनिटी तो कम होती जा रही है। हिंदुओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, ठीक इसी तरह जैसा कश्मीर में हो रहा है, ठीक इसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और इस तरह की योजना है कि हिंदू केरल से खत्म हो जाएं, डर कर भाग जाएं, नौकरियां छोड़ दें, घर मकान छोड़ दें और एक सत्र शासन वहां फिर किसका हो जाएगा, कम्युनिस्ट और मुसलमान। एक कम्युनिस्ट और मुसलमानों का गठजोड़ यही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, यही कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और यह गठजोड़ है कि यदि केंद्रीय एजेंसियां यहां कुछ एक्टिव होती हैं तो ये न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए, मानवाधिकार संगठनों के जरिए, एनजीओ के जरिए मोदी सरकार को घेरते हैं, केंद्र पर निशाना साधते हैं। लेकिन यह संख्या इतनी बड़ी है कि अभी पूरे देश के आंकड़े आना बाकी हैं। लेकिन केरल में जो एनआईए ने डीजीपी को लिस्ट सौंपी है, सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि 873 पुलिस के अधिकारी, जिसमें कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, और खतरनाक बात यह है कि थाने के इंचार्ज यानी एसएचओ जिसको बोलते हैं, वो स्टेशन इंचार्ज एसएचओ भी इनकी इस योजना में शामिल है। अब इन अधिकारियों की लिस्ट डीजीपी को सौंपी गई है बाकायदा प्रूफ के साथ कि पीएफआई के लोगों ने उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, उनके नाम दर्ज हैं। तो अब इनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी और अब जांच के घेरे में ये अधिकारी नहीं, बाकी पुलिसकर्मी भी हैं। अब आप सोचिए, अगर मोदी सरकार केंद्र में ना होती, मैंने इसको पहले भी कहा एक बार, अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो क्या होता, केरल भारत से कट गया होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग इस घटना को हल्के में लेते हैं उनको यह समझना होगा कि एक तरफ आतंकवादी हैं, वो बम ब्लास्ट करना सीख रहे हैं, वो बम ब्लास्ट करना सिखा रहे हैं, वो हथियार चलाना सिखाते हैं, और देश के अंदर सर तन से जुदा ऐसे लोगों को शामिल करके हत्याएं करा रहे हैं, और उनके साथ पुलिस मिली हुई है।
जिस पुलिस का काम है आतंकवादियों की जानकारी जुटाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना, जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करे, अपराधियों को पकड़ दकड़ करे, और वही पुलिस पैसे लेकर के आतंकवादियों की मददगार बनी है। वही पुलिस हिंदुओं के मारे जाने पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। वही पुलिस आतंकवादियों को उनके खिलाफ क्या कार्रवाई केंद्र सरकार करने वाली है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और यह एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जब ईडी और एनआईए की संयुक्त रेड हुई उस समय भी पुलिस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि लोकल पुलिस के बिना केंद्रीय एजेंसियां वो कार्रवाई नहीं कर पाती हैं, और पुलिस को केवल इतना बताया गया था। अब इस बार जो ये रेड हुई है, इस रेड में आपने देखा कि पुलिस को केवल ये कहा गया कि आपको थाने में रहना है, आपकी जरूरत है, लेकिन पुलिस है उसको पता होता है कि अपने क्षेत्र में कौन कौन 2 नंबर का धंधा करने वाले हैं, कौन एरिया में आतंकवादी हैं, कौन आतंकवादियों से संबंध रखते हैं। ये खुलासा केरल की रिपोर्ट में हुआ है कि एनआईए और ईडी ने जब रेड मारने की खबर पुलिस के अधिकारियों को दी और उनको फोर्स मुहैया कराने के लिए कहा, ये सूचना पीएफआई के लोगों तक पहुंचा दी गई कि एनआईए आ रही है, इसका मतलब है कोई आतंकवादी गठजोड़ वाला मामला है। एनआईए तभी आती है, और इसीलिए आतंकवादियों को यह खबर कर दी गई जो आतंकवाद में इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे कि भाई एनआईए ने फोर्स मांगी है, पुलिस मांगी है, और इसलिए आप फरार हो जाइए। तो एनआईए के सूत्रों ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमने जब रेड की, हमें जो पेपर मिलने चाहिए थे, गुप्त दस्तावेज और जो जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, वो वहां से गायब मिले, वो नहीं मिले। पुख्ता रिपोर्ट थी कि फला जगह आतंकवादियों का मददगार आतंकवादी बैठा है। पुख्ता रिपोर्ट के बाद हमने ये रेड का प्रोग्राम किया था, लेकिन उन तक खबर आतंकवादियों तक अगर पहुंची है तो पुलिस के अलावा, पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा किसी को पता नहीं था। ईडी के और एनआईए के जो अधिकारी भी रेड मारने गए, उन तक को नहीं पता था कि पकड़ना किसको है, इतनी सीक्रेट थी। तो फिर लीक कैसे हुई, ये खुलासा किया है, क्योंकि एनआईए को कई बड़े खूंखार आतंकवादियों की तलाश थी और पकड़े जाने की उम्मीद थी। केरल से वो पकड़ में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? पुलिस ने खबर लीक की। अब सोचिए कितना खतरनाक है। और ठीक इसी तरह आप कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसमें आप देखें कि लोकल जो लोग हैं, जिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो बताते हैं कि पुलिस हो या प्रशासन, जब हम जाते हैं कार्रवाई के लिए, रिपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं साहब हमें खतरा है, कोई वहां ध्यान देता ही नहीं है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां यदि कोई हिंदू अगर वहां जाए और वो पता लगा कि बीजेपी से संबंध रखता है, आरएसएस से संबंध रखता है, वो टीएमसी से संबंध नहीं रखता, अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति भी है, उसकी कोई सुनवाई वहां नहीं है। हिंदुओं को मार दिया जाए, हिंदू लड़कियों के साथ रेप हो, कोई थाने में सुनवाई नहीं है। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये कितने जाकर के वहां कार्रवाई की। राज्यपाल जी जब जगदीप धनखड़ वहां थे, पर्सनली उनको आगे आना पड़ा और कोर्ट कचहरी के जरिए ये एफआईआर दर्ज हुई, वरना यहां की जो पुलिस है वो तो मिली हुई है। अब समझिए कि जब पुलिस जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, वही नागरिकों के लिए काल बन गई, आतंकवादियों के साथ मिल गई, पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन के साथ मिल गई, तो बचाएगा कौन? और ये जो घुसपैठ है ये जगह जगह हो रही है। ये अभी पुलिस की रिपोर्ट आई है, प्रशासन में भी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये है जैसे आपके मकान में दीमक लग जाए, घुन लग जाए। ये देश में घुन ऐसा लगा हुआ है जिसका ट्रीटमेंट कीटनाशक के द्वारा करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक ये ईडी और एनआईए का संयुक्त रूप से 17 राज्य में हुआ, मुट्ठी भर लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का कानून, हालांकि इस समय ईडी और एनआईए के लिए विशेष कानून है, लेकिन आप देखेंगे कि कोर्ट से किस तरह से खतरनाक खतरनाक आतंकवादी छूट जाते हैं। कानूनों को भी बदलने की मांग पूरे देश से उठ रही है, वरना इस तरह की जो ये दीमक हैं,
ये देश को इसी तरह नुकसान करती रहेंगी और चाटती रहेंगी। इनका ट्रीटमेंट करने के लिए देश की कानून व्यवस्था, जो हमारे कानून हैं, आईपीसी एक्ट हैं, इनमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है। जुडिशरी में बैठे हुए लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि ये देश के लिए खतरा बने लोग, आप उनको किस तरह से रियायत देने की बात करते हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि आपके कोई अधिकार। वंदे मातरम।